जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। स्वदेशी तौर पर 6 मेगावाट के मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन को विकसित करने के लिए इंडियन नेवी ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन नेवी की वॉरशिप ने पकड़े 2500 किलोग्राम तक के नार्कोटिक्स। एएलएच की फ्लीट को 3 महीने से भी ज़्यादा लंबे समय तक रहना पड़ सकता है ग्राउंडेड। यूएस की एक नई कंपनी ने पेश किया भारत के लिए बिल्कुल नया तरह का एयरक्राफ्ट। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिलेंगे 1000 से अधिक स्कॉर्पियो पिकअप्स। आज 2 अप्रैल को नई दिल्ली में इंडियन नेवी ने किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के साथ एक प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर साइन किया है, जिसके तहत स्वदेशी तौर पर 6 मेगावाट के मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन की डिज़ाइन और डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट मेक 1 कैटेगरी के तहत साइन किया गया है, जिसमें इस डीजल इंजन का जो प्रोटोटाइप है उसमें 50% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा, जो कि लगभग 270 करोड़ रुपीस की कीमत पर विकसित होगा। और इसमें से 70% फंडिंग भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसी ऑर्डर में 3 से 10 मेगावाट की डीजल इंजन के डिटेल्ड डिजाइन का डेवलपमेंट भी शामिल है। और इसके तहत जो इंजन विकसित होंगे तो उनका इस्तेमाल इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स पर मेन प्रोपल्शन और पावर जनरेशन के लिए किया जाएगा। और जबकि अभी तक इस तरह के हायर कैपेसिटी वाले जो डीजल इंजन है तो वो अधिकतर विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से ही भारत इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब इस नई परियोजना के साथ मरीन इंजन डेवलपमेंट के मामले में भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन नेवी की फ्रंटलाइन वॉरशिप आईएनएस तर्कस ने वेस्टर्न इंडियन ओशन में 2500 किलोग्राम से अधिक के नार्कोटिक्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके सीज किया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 31 मार्च 2025 को पेट्रोलिंग के दौरान आईएनएस तर्कस को ऐसे मल्टीपल इनपुट्स रिसीव हुए थे कि इस एरिया में कुछ सस्पिशियस वेसल्स ऑपरेट कर रही हैं। और ऐसा माना जा रहा था कि जो वेसल्स हैं ये इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकती हैं, जैसे कि नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग। और फिर इन्हीं इनपुट्स के रिस्पॉन्स पर इंडियन नेवी की शिप ने उन वेसल्स को इंटरसेप्ट किया, और जिसमें पीएटाई एयरक्राफ्ट और मुंबई में मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और फिर वैसल को इंटरसेप्ट किए जाने के बाद इंडियन नेवी के मार्कोस उस वैसल पर उतरे और अच्छी तरह से तलाशी लिए जाने के बाद उस वैसल से लगभग 2500 किलोग्राम से अधिक के नार्कोटिक्स रिकवर किए गए, जो कि अलग अलग कार्गो होल्ड्स में स्टोर करके रखे गए थे। तो जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में पुंछ के कृष्ण घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। और पहले पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक फायरिंग की गई, और फिर उसके जवाब में जब इंडियन आर्मी की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें कम से कम 4 से 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों के ढेर होने की रिपोर्ट थी। तो अब इससे ही जुड़ी कुछ और रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें पहले 1 अप्रैल 2025 को जब कृष्ण घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की आर्मी एलओसी पर घुसपैठ करने का प्रयास कर रही थी तो उस दौरान लैंड माइन ब्लास्ट हुई। और फिर इस ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अनप्रोवोक फायरिंग करना शुरू किया। और फिर जिसके बाद इंडियन आर्मी ने भी कंट्रोल्ड और कैलिब्रेटेड मैनर में इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्ड दिया। और फिर जिसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल में करके उसे क्लोजली मॉनिटर भी किया जा रहा है। और फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से कुछ वीडियोज़ भी सामने आई, जिसमें पाकिस्तानी ट्रूप्स कुछ बॉडीज़ को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 4 से 5 पाकिस्तानी घुसपैठिए इस दौरान ढेर हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स भी हैं। और जबकि भारत की तरफ कोई भी कैजुअल्टीज होने की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और जबकि इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान की तरफ किसी भी तरह की कैजुअल्टी को ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया। और जबकि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट सोर्सेज का कहना है कि पेट्रोलिंग के समय पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजाही को इंडियन आर्मी ने देखा था, और फिर उसके कुछ ही मिनटों के अंदर एलओसी के भारत के हिस्से में एक माइन विस्फोट हुआ। और वो माइंस घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य के साथ ही एलओसी के हिस्से में बिछाई गई है, और ये तभी एक्टिव हो सकती है जब कोई घुसपैठिया या फिर कोई जानवर इस पर कदम रखे। और इस मामले पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के एक नियमित सैनिक की हरकत देखी, जिसके बाद ये माइन ब्लास्ट हुई थी। यानी कि ये स्पष्ट है कि पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से एलओसी पर घुसपैठ करने का पूरा प्रयास किया गया था। तो जैसे कि हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि लगभग 84 दिनों से ही ग्राउंडेड पड़े एएलएच हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है तो उसे दोबारा से ऑपरेशनल होने में भी कुछ और सप्ताह का समय लग सकता है। और जबकि इसी मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं तो उन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसके रूट कॉज को फाइंड करने में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। और लगभग 3 और महीने के लिए एएलएच की फ्लीट ग्राउंडेड रह सकती है। और एएलएच फ्लीट की ग्राउंडिंग की वजह से फिर जो अन्य हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे कि MI-17, चेतक और चीता, तो इनको ओवरवर्क करना पड़ रहा है। और अगर इसके इश्यूज़ में मटेरियल फेलियर के अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स भी पाई जाती हैं तो फिर ये फ्लीट 3 महीने से भी ज़्यादा समय तक के लिए ग्राउंडेड रह सकती है। और इतनी बड़ी फ्लीट के ग्राउंडेड होने की वजह से पायलट्स की ट्रेनिंग पर भी असर पड़ रहा है। तो अब इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है तो वो एयर क्रू और ग्राउंड पर्सनल की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए आउटसोर्स सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। और इसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मी एविएशन को टास्क दिया गया है कि वे सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले इंडस्ट्री रिस्पॉन्सेस का मूल्यांकन करें।
और जबकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड इन सभी के लिए एनुअली कम से कम 7,000 घंटे तक की सिमुलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कुछ ही दिनों पहले RFI भी जारी करी है। और इन सिमुलेटर्स को इंडस्ट्री ही डेवलप और मेंटेन करेगी, जबकि सर्विसेज उसके यूजेस का पे करेगी। और रक्षा मंत्रालय के RFI के मुताबिक उन्हें जिस तरह के नए सिमुलेटर्स चाहिए तो वे दिन और रात दोनों ही तरह की कंडीशंस में ALH की फ्लाइंग को एक्यूरेट तरीके से सिमुलेट करने में सक्षम होने चाहिए। और अलग अलग सिनेरियोज में ऑपरेट करते समय नाइट विजन गॉगल्स के साथ हॉस्टाइल बैटलफील्ड एनवायरनमेंट कंडीशंस, तो इस तरह के सभी अलग अलग सिनेरियोज को सिमुलेट करने में सक्षम होना चाहिए। तो अभी कुछ दिनों से एक बिल्कुल ही नया तरह का एयरक्राफ्ट काफ़ी चर्चा में है, जिसका नाम है SM-39 रेजर, जिसे नेक्स्ट जनरेशन का एयर डोमिनेंस फाइटर कम फाइटर बॉम्बर बताया गया है। और एयरक्राफ्ट का जो ये नया कॉन्सेप्ट है ये आया है US बेस्ड फर्म स्टुअर्टी एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से। और आपने ऐसी रिपोर्ट्स ऑलरेडी देखी होंगी जिनमें क्लेम किया गया कि स्टुअर्टी ने अपने SM-39 रेजर एयरक्राफ्ट भारत को भी ऑफर किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, जिसके बारे में शायद हमारी तरह आप में से भी कई होंगे जिन्होंने पहली बार इसका नाम सुना है। तो इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो उसके मुताबिक ये कंपनी फाउंड हुई थी 1994 में, और इनके पास एरोस्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का 22 वर्षों से भी अधिक का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के पोर्टफोलियो में आपको काफ़ी अतरंगी से एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। और इसमें से भी जो SM-39 रेजर है तो उसको लेकर क्लेम किया गया है कि ये नेक्स्ट जनरेशन का एयर डोमिनेंस फाइटर है, जो कि F-22, F-15, FA-18 तो इस तरह के एयरक्राफ्ट के मिशंस को भी परफॉर्म करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो कि पायलटेड और अनपायलटेड ऑटोनॉमस इस तरह के फीचर्स के साथ आता है। इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ दी गई हैं, और स्टेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर एक नहीं बल्कि 2 इंटरनल वेपन बेस हैं, और इसमें आपको कोई भी वर्टिकल टेल देखने को नहीं मिलेगी। और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग SM-39 एक 6th जनरेशन का फाइटर है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयरक्राफ्ट और भविष्य के रीयूजेबल स्पेस फाइटर के बीच के गैप को फिल करेगा। कंपनी के मुताबिक ये मैक 4 तक की रफ्तार को अचीव करने में सक्षम होगा, और इसको पायलटेड और रिमोटली पायलटेड ड्रोन कॉन्फ़िगरेशंस दोनों ही तरह से प्रोड्यूस किया जाएगा। इसका जो पायलट वेरिएंट होगा उसमें सिंगल सीट और 2 सीट कॉकपिट मॉड्यूल्स रहेंगे, लेकिन उसे भी बिना ह्यूमन पायलट्स के भी उड़ाया जा सकेगा। रही बात हथियारों की, तो कंपनी के मुताबिक ये कन्वेंशनल वेपन से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स सभी को डिलीवर करने में सक्षम होगा, और इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। और रही बात यह कि ये एयरक्राफ्ट जो भारत को ऑफर किया गया है, तो ये वाली न्यूज़ कहाँ से आई है, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में इसी कंपनी के ऑफिशियल ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से स्टुअर्टी के CEO का एक इंटरव्यू शेयर किया था, और उसी इंटरव्यू में इस कंपनी की CEO की तरफ से कहा गया कि वे इस एयरक्राफ्ट को अपने कुछ क्लोज एलाइज को बेचने पर भी विचार कर रहे हैं, जो कि सऊदी अरेबिया हो सकता है, जापान हो सकता है, साउथ कोरिया हो सकता है, भारत हो सकता है और इजराइल हो सकता है। और वे दुनिया भर में कम से कम 1500 एयरक्राफ्ट को बेचने पर काम कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और जिस तरह से इसमें स्पेसिफिकेशंस के क्लेम किए गए, तो उसको देखकर तो ऐसा लगेगा कि ये कोई साई-फाई कॉन्सेप्ट है। और इसमें भी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, जिसमें हर एक एयरक्राफ्ट केवल $85 मिलियन से लेकर $100 मिलियन की कॉस्ट पर पड़ेगा। और इस पूरे प्रोग्राम की कंपनी को टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट पड़ेगी लगभग 3.3 बिलियन, जिसमें इसका फुली डेवलपमेंट से लेकर फुली फ्लाइट टेस्ट ये सभी शामिल हैं। और अब इस प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेज में वे एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइपिंग पर काम कर रहे हैं, यानी कि अभी इसका कोई भी प्रोटोटाइप एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसके अगर इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो कंपनी के क्लेम के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट में जो इंजन इस्तेमाल होंगे वो बिना आफ्टर बर्नर के 177 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट, और जबकि आफ्टर बर्नर के साथ 231 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे, जिससे ये एयरक्राफ्ट मैक 4 की रफ्तार में क्रूज कर पाएगा। और ऐसा आपको बता दें कि जो SR-71 ब्लैकबर्ड था, जिसे दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट में काउंट किया जाता है, तो उसकी भी रफ्तार मैक 3 तक थी। बाकी इस नए एयरक्राफ्ट को लेकर जो भी क्लेम किए गए हैं वो सच में सच होते भी हैं, नहीं होते हैं, या फिर ये केवल एक तरह का PR स्टंट है, तो उस पर आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और बाकी कंपनी अपनी वेबसाइट पर कुछ भी क्लेम करे, लेकिन एक्चुअल में इस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के मामले में इस कंपनी का ऐसा कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने इंडियन एयरफोर्स से आकाश मिसाइल सिस्टम की मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 593.22 करोड़ रुपीस तक का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है। और साथ में ये बताया गया कि BEL ने 5,000 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले ऑर्डर्स के लिए कस्टमर्स के साथ नेगोशिएशन को भी पूरा किया है। हालांकि वो कस्टमर कौन है और ये 5,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स आकर किस चीज़ के हैं, तो उसका खुलासा भी नहीं किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि महिंद्रा ऑटोमोटिव ने अपनी स्कॉर्पियो पिकअप की 1986 यूनिट्स को सप्लाई करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ 2700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कंपनी है वो स्कॉर्पियो पिकअप्स, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो N और बोलेरो पिकअप 4 व्हील ड्राइव्स, तो इनकी 4,000 से अधिक यूनिट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए सप्लाई करेगी। और जबकि इंडियन आर्मी को 7,000 से अधिक महिंद्रा स्कॉर्पियो SUVs भी मिलेंगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में लद्दाख में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए
आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट टिकम सिंह नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2015 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए गनर जागेश्वर वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2004 में नागालैंड में ऑपरेशन ऑर्किड के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार एस.एम.ए. कन्नन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2004 में जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जैगवार एयरक्राफ्ट के क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट गगन ओबेरॉय और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मयंक मयूर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में राजौरी में ही एक ऑपरेशन के दौरान सिपाही शैलेश कुमार सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो जैगवार एयरक्राफ्ट है वो भारतीय वायुसेना की सर्विस में कौन से वर्ष में इंडक्ट किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।